नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सभी पॉइंट आपको बताया जाता है, ठीक। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे और ये सारे प्रश्न जितने भी हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और इसी क्लास में इन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे आपको याद भी होती रहेंगी चीजें आप लगातार अगर क्लास करते हैं तो, ठीक। चलिए अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा जो है ये 11 नंबर का वीडियो है, स्टैटिक जीके का ये 11 नंबर का वीडियो है। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो चैनल पे अपलोड है ये क्लास, आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला हमारा 12 नंबर का ये क्लास होगा। कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो देखिए एक तो खानवा का युद्ध, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध आखिर हुआ कब था। तो आप लोग बताएंगे कि ये 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में। देखिए बाबर पूछ रहा है ना, एक तरफ तो था बाबर, एक तरफ थे आपके राणा सांगा। राणा सांगा की इसमें हार होती है और ये पूछा जाता है कि बाबर के युद्ध में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो राणा सांगा को आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हें पराजित किया था, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा लगाया था, ये भी पूछा जाता है। तो बाबर ने इसमें कौन सा नारा लगाया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जिहाद का नारा लगाया था। कैसा नारा? जिहाद का नारा। जिहाद का मतलब क्या होता है? पवित्र युद्ध या धर्म युद्ध इसका मतलब होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि इसके बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की। तो इसी युद्ध के दौरान बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि धारण की थी। कैसी? गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक। ये बाबर का एक महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर के जीवन का, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं मुगल वंश। जैसे बाबर अगर आपसे पूछे किस वंश का शासक था, तो ये आप लोग बताएंगे मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का शासक था। अब मुगल वंश के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने किया था मुगल वंश की, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसकी स्थापना बाबर ने किया था। मुगल वंश की स्थापना कौन किया था? बाबर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश का पहला शासक कौन था, मुगल वंश का पहला शासक अगर आपसे पूछे तो भी आप बताएंगे कौन था? बाबर था, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बाबर था मुगल वंश का पहला शासक, ठीक। अब बात कर लेते हैं, अगर अब इनकी एक रचना है जिसे क्या बोला जाता है? बाबर की आत्मकथा है। तो आत्मकथा कौन सा है बाबर का? तो इनकी आत्मकथा के बारे में भी ध्यान रखेंगे। इनकी आत्मकथा है बाबर का, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर। तो क्या क्या आत्मकथा है? बाबरनामा। बाबर, इनकी आत्मकथा का नाम है क्या? बाबरनामा। बाबरनामा, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बाबरनामा से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये किस भाषा में लिखा गया है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग बताएंगे कि ये तुर्की भाषा में, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। आत्मकथा है तो लिखेगा कौन? बाबर ही लिखेगा, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला शासक बाबर होता है। आत्मकथा अगर आपसे पूछे कि इसका मूल नाम क्या था, बाबर का मूल नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में कि बाबर का मूल नाम क्या था, तो जहरुद्दीन इसका मूल नाम था। क्या है? बाबर का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन, ठीक। इतनी बातें बाबर से आप लोग ध्यान रखेंगे, जहरुद्दीन इसका मूल नाम था। अब इसका रिवीजन करेंगे, सारे प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसमें राणा सांगा की हार होती है, ठीक। राणा सांगा युद्ध हार जाते हैं। अब बात कर लेते हैं खानवा का युद्ध के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि हुआ कब था? 1527 में। खानवा, इसमें बाबर ने कौन सा नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। अब बात करें इसके बाद, इस युद्ध के दौरान बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। कैसी उपाधि? गाजी की उपाधि। अब मुगल वंश के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। और पहला शासक भी कौन बनता है? बाबर बनता है, ठीक। मुगल वंश की स्थापना करके पहला शासक बनता है। बाबरनामा की बात करें, ये तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया है। बाबर की आत्मकथा है। बाबर का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका मूल नाम था। तो इतनी बातें बाबर से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो जब पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एनी बेसेंट। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे कौन थी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला
अध्यक्ष आपसे पूछ ले कि कौन थी, तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें। अब यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछेगा कि एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और सरोजिनी नायडू कहाँ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट के बारे में अगर आपसे पूछे तो ये 1917 में की थी और कहाँ का अधिवेशन था? ये कोलकाता का अधिवेशन था। कहाँ का? कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ के? 1925 के कानपुर अधिवेशन की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहां के? कानपुर अधिवेशन की। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे यही पूछ ले कि कांग्रेस के अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी प्रश्न एग्जाम में हजारों बार पूछा है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ये 1885 में स्थापना होता है और पहले अध्यक्ष यही बनते हैं। और स्थापना ये पहला अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अब यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग बताएंगे, आप लोग को पता है एनी बेसेंट है। ठीक, ये आप लोग बता दिए। अगर आपसे पूछे कहां की अधिवेशन की थी, तो 1917 की कोलकाता अधिवेशन की ये अध्यक्षता की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए, भारतीय, क्योंकि ये भारतीय नहीं थी, ये विदेशी थी, एनी बेसेंट विदेशी थी, तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। 1925 की कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 के कहां के? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब बात कर लेते हैं पहले अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है, व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 में कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक, चौरी चौरा किस जनपद में है? तो चौरी चौरा की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है चौरी चौरा से? तो देखिए, ये चौरी चौरा एक घटना है जो हमारे आधुनिक काल से संबंधित है और इसमें पूछा जाता है कि किस जनपद से संबंधित है, यानी कि कहां पे हुआ था ये घटना और ये कब हुआ था घटना, डेट पूछा जाता है। और यहां से पूछा जाता है इसके चलते गांधी जी ने कौन से अधिवेशन को स्थगित कर दिया था और स्थगित करने का निर्णय किस अधिवेशन में लिया था। ठीक, तो ये भी बातें, ये इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती है। तो चौरी चौरा के बारे में बात करें, अगर आपसे पूछे कि किस जनपद में, तो गोरखपुर हमारे यहाँ गोरखपुर की ये घटना है। अब बात कर लेते हैं चौरी चौरा घटना। अगर आपसे पूछे कि कब हुआ था चौरी चौरा घटना, तो ये इसका डेट 4 फरवरी भी मिलता है, 5 फरवरी भी मिलता है। आप ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। 1922 की घटना, कब की? 1922 की घटना। और क्या था इसमें? 21 सिपाही और एक थानेदार को जिंदा पुलिस थाने के अंदर जला दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। ठीक, ये था। अब चौरी चौरा घटना के चलते गांधी जी ने कौन से आंदोलन को स्थगित किया? तो इस समय गांधी जी का जोरों शोरों से चल रहा था कौन सा अधिवेशन चल रहा था? तो इसमें असहयोग, कौन सा? असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक, असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक, गांधी जी का कौन सा आंदोलन चला था? असहयोग आंदोलन। और इसे समाप्त किया गया कब? और इसे चलते, मतलब इसी चौरी चौरा घटना के चलते इसे 1922 में समाप्त कर दिया गया। इस आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया गया। अब ये पूछा गया था कि ये समाप्ति का, असहयोग आंदोलन का समाप्ति का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? समाप्ति का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इसका निर्णय जो है, इसका समाप्त करने का, जो असहयोग आंदोलन का समाप्त करने का निर्णय जो है बारदोली अधिवेशन में लिया गया था। कहां के? बारदोली अधिवेशन हो रहा था और इसी में इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 1922 के बारदोली अधिवेशन को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया चौरी चौरा घटना के दौरान। अब आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन बताइए कि शुरुआत कब हुई थी, ये शुरू कब से हुई थी असहयोग आंदोलन? तो ये 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, ये प्रश्न थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, चौरी चौरा घटना किस जनपद की है? तो आप लोग बताएंगे कहां की है? गोरखपुर की है। अब आपसे पूछे कब हुई थी, तो 4 फरवरी 1922 की घटना है। 4 फरवरी 5 फरवरी दोनों डेट मिलता है। इसके चलते कौन से आंदोलन को स्थगित किया था गांधी जी ने? तो असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। शुरू कब हुआ था? तो 1920 में शुरू हुआ था। समाप्त कब किया गया था? 1922 में समाप्त किया गया था। और किस अधिवेशन में समाप्ति का निर्णय लिया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि बारदोली अधिवेशन में इसे समाप्त करने का निर्णय 1922 में लिया गया था। ठीक, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आगे ढेर सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में
दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं, आप पीडीएफ इसका पढ़ सकते हैं। देखिए बांग्लादेश की सीमा कितने राज्य से लगती है, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश, असम और फिर यहाँ से सिक्किम से सीमा कौन से लगते हैं, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व के जितने राज्य हैं, उत्तर पूर्व के, वहां पे थोड़ी सी जटिलता पाई जाती है, थोड़ी सी सघनता पाई जाती है, जिससे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कितने राज्यों से सीमा किस राज्य से लगती है, तो इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बांग्लादेश से पूछा है, तो बांग्लादेश से सीमा कितनी राज्यों से, तो 5 राज्यों से साथ लगती है। आइए चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 5 राज्य। तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल से। उसके पूर्व में जाएंगे तो आप लोग को असम से सीमा लगेगी, असम से, फिर असम के दक्षिण में है आपका मेघालय, मेघालय से सीमा लगेगा। फिर मेघालय के बाद आप लोग जाएंगे कहां पे, त्रिपुरा में, त्रिपुरा से इसका सीमा लगता है त्रिपुरा। फिर उसके बाद आप लोग जाएंगे मिजोरम। तो इस तरह से 5 राज्यों का सीमा लगता है बांग्लादेश से। बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी देश है, उससे 5 राज्यों के, भारत के 5 राज्यों का सीमा लगता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बांग्लादेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे स्टैटिक जीके के दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश की राजधानी बताइए, तो बांग्लादेश की ढाका राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका। ठीक, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की संसद को क्या बोलते हैं, तो यहाँ की जो संसद उसे जातीय संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातीय। बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं, जातीय संसद बोलते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रगान यहाँ का क्या है, राष्ट्रगान, क्योंकि इसे भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। तो क्या है, अमार सोनार बांग्ला है। क्या है, अमार सोनार बांग्ला। हमारे राष्ट्रगान को भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और इस देश के यानी कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इसी वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ का राष्ट्रगान क्या है, अमार सोनार बांग्ला। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, कंपटीशन परीक्षा के फील्ड में नए हैं, तो आपको इसी तरह से तैयारी करना है ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और जीएस में पूरा का पूरा नंबर मिले। पूरा का पूरा तो नहीं मिल सकता, कम से कम 80% नंबर जीएस में आप लोग पाएं, कम से कम 80% नंबर। तो देखिए बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो भारत के 5 राज्यों से लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगता है, मेघालय से लगता है, त्रिपुरा से लगता है और मिजोरम से लगता है। ठीक, और बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसे 3 बीघा गलियारा भी बोलते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, टका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका है। और बांग्लादेश की संसद का नाम पूछे तो जातीय संसद है। और राष्ट्रगान क्या है, अमार सोनार बांग्ला। क्या है, अमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रगान है। ठीक, 3 बीघा गलियारा। यहाँ पे देखिए प्रश्न आगे आ गया है कि 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत एंड बांग्लादेश के बीच में है। अब बात कर लेते हैं भारत यार और बांग्लादेश के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। अगर आपसे पूछे कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ एक्सप्रेस वे चलती हैं, वो पूछ ले कि कौन से एक्सप्रेस चलती हैं, कौन सी ट्रेन चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो एक तो आपका मिताली एक्सप्रेस आप लोग ध्यान रखेंगे, मिताली एक्सप्रेस। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मिताली एक्सप्रेस। और दूसरा आप लोग याद रखेंगे बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक, अब यहां से क्या पूछा जाएगा कि और 3 ओर से त्रिपुरा को घेरे हुए कौन सा राज्य है, त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा है। ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिपुरा 3 ओर से किस देश से घिरा है, 3 ओर से किस देश से घिरा है। तो ये आप लोग बताएंगे कि ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। किस देश से, बांग्लादेश से घिरा है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों के बीच में है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी एक्सप्रेस चलती है। तो देखिए यहाँ पे मिताली एक्सप्रेस आप लोग ध्यान रखेंगे, बंधन एक्सप्रेस ध्यान रखेंगे, कम से कम 2 तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 3 बीघा त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत से बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 ओर से त्रिपुरा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए कांग्रेस से जो प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के
अध्यक्ष कौन थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था? तो इसी तरह से पूछा जाता है। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे, अगर आपसे पूछे कि वहां पे लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, कुछ कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी, किसने की थी और कब हुई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, आप लोग सुने भी होंगे। और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जैसे क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? 1885 में। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो कांग्रेस की स्थापना अगर आपसे पूछे किसने की थी, एयो ह्यूम, जिसे क्या बोलते हैं, शिमला का सन्यासी भी बोला जाता है। कांग्रेस की स्थापना एयो ह्यूम ने की थी। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे पूछ सकता है। हाँ, कार्यकाल किसका था इस समय जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कार्यकाल किसका था, तो डफरिन का कार्यकाल था। किसका? डफरिन का। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे कांग्रेस के स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अध्यक्ष थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कांग्रेस के बारे में स्थापना किसने किया, 1885 में, और किसने किया, तो एयू ह्यूम ने इसकी स्थापना की। कार्यकाल किसका था इस समय? डफरिन का कार्यकाल था। किसका? डफरिन का कार्यकाल था। तो ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य में तांबा का अधिक भंडार है, तो तांबा का सबसे ज्यादा भंडार अगर राज्यों में पूछे तो राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार है। अगर आपसे पूछ ले कि तांबा का सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में है, उसके अलावा दूसरे स्थान पे आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। राजस्थान में सबसे ज्यादा तांबा का भंडार है। और भंडार के बारे में पूछेगा ना तो आप लोग राजस्थान बताएंगे। अब अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में एक खान है जो तांबे के लिए फेमस है, जिसको आप लोग को ध्यान रखना है, कौन सा खान है? अगर आपसे पूछे कि खेतड़ी की खान कहां पे है, खेतड़ी की खान, तो खेतड़ी की खान ये राजस्थान में है। और किस वजह से प्रसिद्ध है ये भी अगर आपसे पूछे, क्योंकि पूछा भी गया है, तो ये राजस्थान में ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विश्व में एक खान है चुक्की कमाटा खान जिसे बोलते हैं। ठीक, चुक्की कमाटा की खान। चुक्की कमाटा की खान ये थोड़ा लैंग्वेज अलग है क्योंकि विदेशी लैंग्वेज है। और इस चुक्की कमाटा की खान अगर आपसे पूछे कि कहां पे है, तो चिली में है। कहां पे? चिली कंट्री की नाम आप लोग सुने होंगे, चिली में है। और फिर ये आपसे पूछे ये किसके लिए, ये खान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी जो है तांबे की खान है। वो कहां पे है? सबसे प्रसिद्ध है वो आपके प्रसिद्ध है ये तांबे के लिए। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं, इसका इंडिकेशन लगाइए कि किसकी कौन सी खान है, तो विश्व की सबसे बड़ी खान है। ठीक, तांबे की। ठीक, किसी दूसरे चीज की नहीं, तांबे की। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगर आपसे भंडार के मामले में, तो राजस्थान प्रथम स्थान पे। अगर आपसे पूछे कि उत्पादन में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला उल्टा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश राज्य करता है तांबे का। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य है। सेकंड में आपका राजस्थान आ जाएगा। कौन है? सेकंड में यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा तांबे के उत्पादन के मामले में। ठीक, अब इसका रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है, तो राजस्थान में जो है तांबे का सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। यहाँ पे राजस्थान में एक खान है खेतड़ी की खान। ठीक, वहां से बहुत ज्यादा तांबा निकाला जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फेमस है किसके लिए? तांबा के लिए। चुक्की का माटा खान कहां पे है? चुक्की का माटा खान चिली में है और तांबे के लिए प्रसिद्ध खान है और विश्व की सबसे बड़ी खान है, चिली में है। ठीक, तांबा यहां से निकाला जाता है। और तांबा के उत्पादन के मामले में प्रथम कौन है? मध्य प्रदेश है। दूसरे स्थान पे आपका राजस्थान तब चला जाएगा उत्पादन के मामले में। भंडारण के मामले में पहला स्थान कौन है? राजस्थान है। पीतल या डच धातु, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके साइंस से, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये सारे मिश्र धातुओं के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बेल धातु किसे कहते हैं, डच धातु किसे कहते हैं, और फिर क्या गन धातु किसे बोलते हैं, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, अब
पीतल और डच धातु किसका मिश्रण है? तो पीतल और डच धातु दोनों आपको लोग बताएंगे। पीतल तो आपको कई बार बताया गया, वही एक अगर निश्चित रेशियो में मिलाया जाए तो डच धातु मिलाया जाता है, सेम चीज बनाया जाता है, सेम चीज मिला करके। तो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछे कि जस्ता कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा क्या लिख दिए यार। अगर आपसे पूछे कि कांसा किस चीज का मिश्रण होता है, तो कांसा को ही बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? बेल धातु। क्या बोलते हैं? बेल धातु, यानी कि घंटी बनाई जाती है इससे। तो अगर आपसे पूछे कि ये किसका मिश्रण होता है, तो ये तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? तांबा प्लस टीन का मिश्रण होता है। एक और है आपका गन धातु, जिसे गन बनाए जाते हैं। गन धातु पूछा जाता है किससे बनता है, तो देखिए ये किसका मिश्रण होता है? तांबा प्लस टीन, तांबा जस्ता टीन का मिश्रण होता है। गन धातु अगर आपसे पूछे कि किसका मिश्रण होता है, तो आप लोग बताएंगे क्या? तांबा जस्ता और टीन का। तांबा जस्ता टीन का मिश्रण होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गन धातु इससे बनती है। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि पीतल या डच धातु, पीतल भी पूछ सकता है, डच धातु, वही पीतल अगर एक निश्चित रेशियो में मिलाया जाता है तो वो डच धातु बन जाता है। तो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और जस्ते का। कांसा या फिर बेल धातु पूछे किसका मिश्रण होता है? कांसा ही बेल धातु होता है। तांबा और टीन का मिश्रण होता है। किसका? तांबा और टीन का। और गन धातु की बात करें तो तांबा जस्ता और टीन का मिश्रण होता है। तांबा जस्ता और टीन का मिश्रण होता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौसम से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मौसम से संबंधित यहाँ पे जितने आज तक प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, तो ये इसकी स्थापना या फिर हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? दिल्ली में। कब? कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कब हुई थी इसकी स्थापना? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1875 में हुई थी, दिल्ली में है। अब मौसम के बारे में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पे स्थित है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पे स्थित है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? कहां पे? जिनेवा में। कहां पे? जिनेवा में स्थित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व मौसम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व मौसम दिवस की बात करें, ये हम लोग कब मनाते हैं? 23 मार्च के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च के दिन मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मौसम संबंधी घटना वायुमंडल के किस परत में होती है, मौसम संबंधी घटना वायुमंडल के किस परत में होती है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि मौसम संबंधी जो घटना है वायुमंडल की, ये क्षोभ मंडल में होती है। जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचला परत होता है वायुमंडल का। अब क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है, जैसे बादल बनना, बादल गरजना, बादल चमकना और वर्षा का होना, ये सभी क्षोभ मंडल की घटनाएं होती हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे मौसम के बारे में बात चल ही रही है और मौसम सुहाना है ही, तो आप लोग बताएंगे कि मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मीटेरियोलॉजी कहते हैं मौसम के अध्ययन को। क्या कहते हैं? मीटेरियोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। मौसम के अध्ययन को क्या कहेंगे? मीटेरियोलॉजी। ठीक, मीटेरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इसी तरह से मीटेरियोलॉजी, लेकिन आप लोग मीटेरियोलॉजी लिखेंगे, यहाँ पे गलत हो गया है, मीटेरियोलॉजी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए क्या क्या प्रश्न है। ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित है, तो अगर आपसे पूछे कहां स्थापित है, तो आप लोग बताएंगे दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। बोलने में गलती हो गई थी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पे है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में है। अगर आपसे पूछे कि विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च के दिन हम लोग मनाते हैं। अब बात करते हैं मौसम संबंधी घटना वायुमंडल की किस परत में होती है, तो मौसम संबंधी सभी घटना, मेघ गर्जन या फिर बिजली का चमकना, वर्षा का होना, बादल बनना, बादल फटना, ये सभी कहां की घटना है, वो सभी क्षोभ मंडल की घटना है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि मौसम का अध्ययन किस मंडल में करते हैं, तो मीटेरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो मीटेरियोलॉजी में मौसम का अध्ययन किया जाता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए, सभी को आप लोग ध्यान में रखना और याद रखना। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डोबर जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। तो देखिए जल संधियों के बारे में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो किन जल भागों को जोड़ती है ना, तो आप लोग बताइए किन जल भागों को, तो इंग्लिश चैनल को जोड़ती है किससे,
इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ती है? इंग्लिश चैनल को जोड़ने का काम करती है उत्तरी सागर से। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने का काम करती है। अब कुछ जैसे बेफिन जल संधि भी पूछा जाता है, डेविस डोबर जल संधि हो गया, और फिर डेविस की जल संधि भी पूछा जाता है। थोड़ा सा अंतर है, डेविस जल संधि के बारे में भी पूछा जाता है, ये किन दो जल भागों को जोड़ती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी को यहाँ पे जोड़ने का काम करती है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर, आकृति एस के आकार की है। ठीक, बरमूडा ट्रायंगल यहीं पे स्थित है, इसी में ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब बोरिंग जल संधि के बारे में अगर आपसे पूछे कि किन दो जल निकायों को जोड़ती है बोरिंग जल संधि। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किन दो जल निकायों को जोड़ती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बेरिंग सागर से किससे जोड़ती है? बेरिंग सागर को जोड़ती है चुकसी सागर से। ठीक, चुकसी सागर, इसका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे स्थित है? तो यहीं पे आपके बेरिंग जल संधि जहाँ पे है, बेरिंग सागर के समीप में चुकसी सागर भी स्थित है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? बेरिंग जल संधि करती है। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कि डोबर जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है, तो ये इंग्लिश चैनल को जोड़ती है उत्तरी सागर से। ठीक, इंग्लिश चैनल भी एक जल भाग है जो कि फ्रांस और किसके बीच में है? आप लोग बताएंगे किसके बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ठीक, और डेविस की जल संधि के बारे में बात करें तो डेविस की जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और वहीं पे बोरिंग जल संधि की बात करें तो ये बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकसी सागर को जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार, अगर आपसे पूछे कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार में कौन सा देश पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा? सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। अगर आपसे पूछे कि भारत के राज्यों में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडार है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा? राजस्थान। भंडार के मामले में पूछ रहा है तो यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। ठीक, और दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आपका असम हो जाएगा। उसके बाद गुजरात, असम, दूसरे नंबर पे गुजरात और असम का नंबर आएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे पेट्रोलियम के मामले में। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न पेट्रोलियम से जो पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पूछ ले या फिर वन अनुसंधान पूछ ले, तो दोनों का दोनों आप लोग कहां पे बताएंगे? दोनों का दोनों आप लोग देहरादून में बताएंगे। कहां पे? देहरादून में। ठीक, अब देहरादून कहां पे है? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है भाई, देहरादून। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहां पे पेट्रोलियम उत्पादन से है, अगर आपसे पूछे कृष्ण क्रांति हो गया, अगर आपसे पूछे काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना बताइए किसे कहते हैं? तो काला सोना भी पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना। ठीक, पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना, या फिर ऑप्शन में अगर पेट्रोलियम ना मिले तो आपको कोयला मिलेगा, तो कोयला को कहा जाता है काला सोना, और पेट्रोलियम को भी कहा जाता है। ठीक, अगर हरा सोना पूछे तो चाय पत्ती को कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। अगर सफेद सोना पूछेगा तो किसको कहा जाता है? सफेद सोना कपास को कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि बाबू सोना किसे कहा जाता है? बाबू सोना अगर आपसे पूछे तो ये आप लोग बताएंगे, बखूबी जानते हैं किसे कहा जाता है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार देश कौन सा है? तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार देश पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कौन सा? सऊदी अरब। सऊदी अरब असम, सऊदी असम, ये कौन सा देश है? तो कौन सा देश हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि वहीं पे राज्य में सबसे ज्यादा भंडारण किसके पास है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान में है, और दूसरे नंबर पे उसके बाद फिर असम गुजरात का नंबर आता है। ठीक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पूछे कहां पे है, तो देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पे है? देहरादून उत्तराखंड में है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे? पेट्रोलियम उत्पादन से। और काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना, या फिर ऑप्शन में ना मिलेगा तो कोयला मिलेगा। ठीक, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव फैलाने वाली जो गैसें हैं ढेर सारी है, लेकिन मुख्य रूप से आप लोग कौन कौन सी गैसें? सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग ध्यान रखेंगे, मीथेन को याद रखेंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो गया आपका मीथेन, जिसे क्या बोलते हैं? CH4। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर आपका
ये सभी आपके गैस होंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में ध्यान रखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी कार्बन ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने वाले गैस हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड तो सभी ऑप्शन में नहीं रहेंगे, इसमें से जो ऑप्शन में रहेगा उसे आप लोग सही करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड और फिर कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सभी आपके ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ावा देने वाली गैसें हैं। अब इसका SO2 हो जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस का आखिर में प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसमें कुछ निम्न प्रभाव होते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने से, तो ग्रीन हाउस से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन की घटना होती है, कैसी घटना, जलवायु परिवर्तन की घटना होती है। और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी वजह से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक, द्वीपें वगैरह जो होती हैं वो सभी डूब जाती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के तापमान पे क्या होता है, बढ़ता है। ये बातें सभी इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न एग्जाम में आप लोग देखते होंगे कि आप कोई भी एग्जाम देते होंगे तो लगभग अगर 4-5 सेट में तो एक सेट में तो आ ही जाएगा। देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इससे ज्यादा प्रभाव डालता है, सबसे ज्यादा प्रभाव तो कार्बन डाइऑक्साइड डालता है। ठीक, और मीथेन आपका बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है ग्रीन हाउस पे, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी प्रभाव डालता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जिसका सूत्र आप लोग लिखेंगे NO, और उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव डालती हैं पृथ्वी के ऊपर, टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन होते हैं, तापमान बढ़ता है और ग्लेशियर क्या होते हैं, पिघलने लगता है, समुद्र का स्तर ऊंचा होता है, वगैरह वगैरह घटनाएं होती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण। देखिए पहला परमाणु, पहली चीजें जो भी है, भारत की पहली, भारत ने ये चीज पहले कब किया, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। पहला परमाणु परीक्षण तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 14 मई 1974 को किया था। 14 मई 1974 को हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे पोखरण में हुआ था। कहां पे, पोखरण मूवी आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा, परमाणु परीक्षण पे ही बना है। तो पोखरण कहां पे पड़ता है, राजस्थान में, और यहाँ पे पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया। अगर आपसे पूछे कि इस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था, तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका नाम, स्माइलिंग। इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया, ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में सेम जगह पोखरण राजस्थान में, और उसका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब परमाणु के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे परमाणु बम जो है, परमाणु बम के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम की खोज किसने किया था, परमाणु बम के आविष्कार किसने किया था या फिर खोज, तो ये आप लोग नहीं भूलेंगे, ओपेनहाइमर ने किया था। किसने, ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, खोज, तो ओपेनहाइमर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो देखिए परमाणु बम अगर पूछे तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो देखिए परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। अब जबकि अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, जबकि सूर्य में पूछे नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम में पूछे तो भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है 14 मई 1974 को किया था। कब किया था, 14 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में, और पूछे नाम क्या था, तो स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। अब बात कर रहे थे परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो ओपेनहाइमर ने परमाणु बम की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि परमाणु बम में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, तो देखिए कंप्यूटर का हार्डवेयर मतलब वह पार्ट जिसे आप लोग हाथ से छू सकते हैं, ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वह भाग जिसे छू सकते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब जिसे छू नहीं सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक, अब जैसे हार्डवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे कुछ हो गए, जैसे आप लोग ले लीजिए, जैसे हार्डवेयर आप लोग जानते होंगे, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर एक कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, माउस हो गया, माउस कंप्यूटर का हार्डवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर भी इसमें यूज किया जाता है, प्रिंटर हो गया। माउस कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
ये सभी क्या है, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर है एक तरह से, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग बच्चे नहीं है, इतना चीजें तो आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा मॉडेम भी हो गया। मॉडेम पहले यूज ज्यादा होता था क्योंकि पहले कंप्यूटर में नेट चलाने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता था। अब तो 5G 4G फोन आ गया है, उससे हॉटस्पॉट कनेक्ट करके या फिर वाईफाई से लोग चलाते हैं, उससे स्पीड ज्यादा रहती है। तो देखिए कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या है, तो वह भाग जिसे हम छू सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम लोग छू सकते हैं वो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। जैसे क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, मॉडेम हो गया, ये सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर है। अगला प्रश्न भी है, कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर मांगा जाता है कि हाँ इससे प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक दो प्रश्न उस वहां पे रहता है कंप्यूटर से, या फिर किसी किसी एग्जाम में 5-5 प्रश्न रहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, तो अस्थायी स्मृति जो है वो कंप्यूटर का रैम होता है। क्या होता है, रैम। लेकिन अब यहाँ पे आजकल क्या पूछा जाता है, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कि रोम का मतलब क्या होता है, रोम जिसे क्या बोलते हैं कंप्यूटर का, ये होता है परमानेंट मेमोरी, परमानेंट अस्थाई मेमोरी जिसे बोलते हैं, परमानेंट स्मृति, या फिर इसको आप लोग अस्थाई स्मृति लिखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको परमानेंट नहीं अस्थाई स्मृति लिखेगा। ये कंप्यूटर का रोम जो होता है, कंप्यूटर का अस्थाई स्मृति होता है जिसे रोम बोलते हैं। और इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, अब इसका रिवीजन करेंगे। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति है जिसे क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अस्थायी स्मृति जो होती है वो कंप्यूटर में अस्थायी रूप से रहती है, उसे रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को, अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। कह रहा है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो हम लोग कैंसर के उपचार में रेडान गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैंसर से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, कैंसर एक बीमारी है और उससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, कैंसर दिवस कब मनाते हैं हम लोग, कैंसर के लिए कौन सा उपचार किया जाता है। तो देखिए कैंसर, अगर आपसे पूछे कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे है, कीमोथेरेपी, ये एग्जाम में पूछा गया है कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे है। तो अगर आपसे पूछे कि कीमोथेरेपी का संबंध किससे है, तो ये आप लोग बताएंगे किससे है, तो ये इसका संबंध है कैंसर से। किसका है, इसका संबंध किससे, कैंसर से कीमोथेरेपी का संबंध है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कैंसर का संबंध किससे, कीमोथेरेपी से, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि कैंसर के बारे में, तो अगर आपसे पूछेगा कि तंबाकू चबाने से कौन सा कैंसर होता है, तंबाकू से कौन सा कैंसर होता है, तो इसमें मुख का कैंसर होता है। कौन सा, मुख का कैंसर होता है तंबाकू चबाने से। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर हो गया। अगर आपसे पूछे सिगरेट, धूम्रपान जिसे बोलते हैं, धूम्रपान, ठीक, धूम्रपान करने से अगर आपसे पूछे कि कौन सा कैंसर होता है, तो ये आप लोग बताएंगे इससे होता है फेफड़े का कैंसर। कैसा होता है, फेफड़े का कैंसर होता है। ठीक, इससे हो गया आपका फेफड़े का कैंसर। धूम्रपान करने से कैंसर फेफड़े का कैंसर। और अगर आपसे पूछेगा कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, विश्व कैंसर दिवस जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी के दिन मनाते हैं। कब, 4 फरवरी के दिन। ठीक, अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो कैंसर के उपचार में हम लोग रेडान गैस का उपयोग करते हैं। तंबाकू चबाने से मुख का कैंसर होता है, तंबाकू चबाने से कौन सा कैंसर, मुख का कैंसर होता है। और धूम्रपान में
फेफड़ों का कैंसर होता है। कीमोथेरेपी का संबंध किससे, तो कीमोथेरेपी का संबंध कैंसर से है, ठीक। उसमें उसके उपचार में किया जाता है कीमोथेरेपी। और विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 4 फरवरी के दिन मनाते हैं, ठीक। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि है शरीर की वो है क्या है, थायराइड। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड ग्रंथि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से एक हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है। और ये पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछ लिया, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे यकृत। कौन सी ग्रंथि है, यकृत। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये अंतःस्रावी तो थायराइड है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, कैसी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी कौन सी, यकृत, ठीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अगर मिश्रित ग्रंथि पूछे मानव शरीर की तो आपकी कौन सी हो जाएगी, अग्नाशय हो जाएगी। अग्नाशय नहीं भाई, तो आपका कौन सा हो जाएगा, मिश्रित ग्रंथि मानव शरीर की क्या है। अगर आपसे पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि मानव शरीर की किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसे ही क्या बोला जाता है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स या फिर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, जैसे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले क्या है, तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि पूछ ले तो भी यकृत है। यहाँ से कौन से हार्मोन का स्रावित होता है, तो यहाँ पे कौन से हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, ठीक। मास्टर ग्रंथि मानव शरीर में किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है मेमोलॉजी। क्या कहलाता है, मेमोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मेमोलॉजी कहलाता है, ठीक। मेमोलॉजी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कुछ अध्ययन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी बताइए क्या है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी बताइए क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। क्या है, ब्लू व्हेल। आगे मछलियों के बारे में कुछ चीजों के बारे में देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो है ये झींगा मछली से। किससे है, झींगा मछली से गुलाबी क्रांति का संबंध। जबकि अगर आपसे पूछे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे, तो ये मछली पालन से। नीली क्रांति पूछ ले तो ये किससे संबंधित है, मछली पालन से, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे मछली पालन से। अगर आपसे पूछे कि मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पीसी कल्चर कहलाता है, मछली का अध्ययन। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। जैसे स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, मैमोलॉजी कहलाता है। स्तनधारी अध्ययन का जंतु का अध्ययन मैमोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी वहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे ब्लू व्हेल होता है, ठीक। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है, ठीक। झींगा मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे, मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध है, ठीक। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसने, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि रक्त का माप हम लोग किस यंत्र से करते हैं, रक्त का माप हम लोग किस यंत्र से करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का माप करते हैं। किसे, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग रक्त का माप करते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4, ठीक। अगर आपसे पूछे कि रक्त शुद्ध किसमें किया जाता है, रक्त शुद्ध करने का काम शरीर का कौन सा भाग करता है, कौन सा अंग करता है, तो किडनी के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है। किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि रक्त को पंप करने का काम कौन करता है, रक्त को पंप करने का काम हृदय करता है। कौन, हृदय करता है, ठीक। कार्डियोलॉजी का संबंध किससे है, हृदय रक्त को पंप करता है। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन करते हैं। इसका पीएच कितना हो गया, 7 रक्त का पीएच 7.4 हो गया। अगर आपसे पूछे कि विटामिन के का कार्य बताइए, विटामिन के का कार्य बताइए क्या होता है, तो विटामिन के का कार्य आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका काम होता है रक्त का थक्का बनाना, ठीक।
रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक, अब इसका रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि रक्त की माप हम लोग किस यंत्र से करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त की माप करते हैं। रक्त का पीएच पूछ ले कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त हमारे शरीर में शुद्ध कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पंप करने का काम करता है, हृदय करता है। ठीक, पंप करता है, हृदय करता है। ठीक, और जो आप लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत के लिए जिम्मेदार होता है हृदय, दिल टूटता है, ऐसा कुछ नहीं होता, हड्डी नहीं होता दिल में। अब बात करें विटामिन के का क्या काम करता है, तो रक्त का थक्का बनाने में ये सहायक होता है। ठीक, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड है। क्या है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइड है। अगर आपसे पूछे कि एल्युमिनियम के बारे में, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा एल्युमिनियम का, तो आप लोग बताएंगे उड़ीसा में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। उड़ीसा, वहां पे छोटा नागपुर पठार है ना, वहां पे जो है लोहा, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एल्युमिनियम वगैरह पाई जाती हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अयस्कों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अगर आपसे पूछे कि सीसा का अयस्क बताइए क्या है, सीसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीसा का अयस्क आप लोग बता दीजिए क्या है, तो सीसा का अयस्क है गैलेना। क्या है, गैलेना। अगर आपसे पूछे कि गैलेना सीसा का अयस्क हो गया, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे पारा जिसे क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, जिसे मरकरी, इसका अगर आपसे पूछ ले कि अयस्क क्या है, इसका अयस्क बताइए क्या है, तो इसका अयस्क क्या, मरकरी का अयस्क क्या है, तो पारा या फिर मरकरी का अयस्क है सिनेबार। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान देंगे, इसका अयस्क क्या है, सिनेबार। ठीक, अब इसका रिवीजन करिएगा। देखिए, अगर आपसे पूछे कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइड है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, सर्वाधिक उत्पादन एल्युमिनियम का उड़ीसा राज्य में होता है। सीसा का अयस्क क्या है, सीसा का अयस्क हो गया गैलेना। पारा का अयस्क पूछेगा तो सिनेबार आप लोग बताएंगे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है, तो विश्व का अगर पहला कृत्रिम उपग्रह पूछे तो स्पुतनिक फर्स्ट है। क्या है, स्पुतनिक। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम पूछेगा तो स्पुतनिक फर्स्ट बताएंगे। अब ये किस देश ने भेजा था, कब भेजा था, क्यों भेजा था। अगर आप पूछे कि किस देश का था, आप लोग बताएंगे सोवियत संघ ने भेजा था। किसने, सोवियत संघ, यहां पे लिखेंगे सोवियत संघ ने इसे भेजा था। और कब भेजा था, तो ये 1975 में भेजा था। कब, 1957 में भैया, 1975 में तो भारत आर्यभट्ट भेजा था, तो ये 1957 में भेजा था। स्पुतनिक फर्स्ट था, सोवियत संघ का रॉकेट था, तो ये पहला कृत्रिम उपग्रह था। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह बताइए, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह बताइए, तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था, यहाँ पे पूरा लिखेंगे कृत्रिम, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं, उपग्रह पूछे अगर तो क्या बताएंगे, भारत का पहला उपग्रह जो था ये 1975 में भेजा गया था। इसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को भेजा गया था। और इसमें सहायता कौन सा देश ने किया था, सहयोग। तो हमारा जो रूस है वो बहुत पहले से ही हम लोग का सहयोग करते हुए आ रहा है, जिसे क्या बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं। रूस ही सहयोग किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह बताइए, स्पुतनिक फर्स्ट था। क्या था, स्पुतनिक फर्स्ट था। अगर आपसे जो भारत का पहला उपग्रह क्या बताएंगे, तो क्या है, आर्यभट्ट। यहाँ पे कहाँ गया, आर्यभट्ट था। ठीक, 1975 में भेजा गया। और किस देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से भेजा गया। वहीं पे स्पुतनिक फर्स्ट कौन भेजा था, रूस ने ही भेजा था। और 1957 में भेजा था। कब भेजा था, 1957 में। 1957 में। तो यहाँ पे भेजा से एक याद आ गया, भगवान ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में कुछ नहीं भेजा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट ये डायनेमो करता है। क्या करता है, डायनेमो करता है। डायनेमो इंजन के आगे लगा रहता है। जनरेटर जो होता है ना, उसके सामने लगा होता है। आप लोग देखेंगे शादी विवाह में, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, यानी कि जनरेटर जब चलता है तो यांत्रिक ऊर्जा होता है और वो कन्वर्ट करके हमें विद्युत ऊर्जा देता है। बदले में डीजल लेता है। डीजल, बिना डीजल के नहीं हो सकता। ठीक, अब बात कर लेते हैं कुछ उपकरणों के बारे में और वो कौन से ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे इसी का उल्टा हो गया विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या काम करता है, तो विद्युत मोटर पहले लेता है इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि ये क्या काम करता है, ये विद्युत ऊर्जा को बदलता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को
ये कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि लाउड स्पीकर जो आपके फोन का स्पीकर है, स्पीकर उसे ही बोलते हैं लाउड स्पीकर, या फिर जो डीजे वगैरह होते हैं लाउड स्पीकर, हॉर्न वगैरह पहले आते थे तो लाउड स्पीकर होता है। वो क्या करता था कि विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम करता है। विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें? ध्वनि ऊर्जा में। और इसी का उल्टा हो जाता है ध्वनि ऊर्जा में ये बदलता है। और इसी का उल्टा हो जाता है आपका माइक्रोफोन, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, माइक्रोफोन। ठीक, अगर आपसे पूछे कि माइक्रोफोन क्या चीज बदलता है, जैसे ये क्या काम करता है, तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? ये आपका ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये ध्वनि ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे अब इसका रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनामो के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विद्युत मोटर क्या काम करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक, अगर आपसे पूछे लाउड स्पीकर क्या काम करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये बदलता है। माइक्रोफोन क्या काम करता है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न कि कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम उपग्रह भेजते हैं वो कितना होता है, उसकी ऊंचाई जो है 36,000 किलोमीटर होता है। कितने ऊंचाई पे डाला जाता है इसे? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे डाला जाता है। अब कुछ ये तो था आपका कृत्रिम उपग्रह भेजा जाता है पृथ्वी का उपग्रह। हर पृथ्वी पे हम लोग बहुत सारे उपग्रह भेजे हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक उपग्रह के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे हमारे जियोग्राफी के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है प्राकृतिक उपग्रह में, अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। क्या है? डीमोस। और डीमोस का किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अगर आपसे पूछे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड। और गैनीमीड के बारे में बात करें, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बृहस्पति ग्रह का। किसका है? बृहस्पति ग्रह का। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर इसका जवाब है। कुछ प्राकृतिक उपग्रहों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे सबसे छोटा उपग्रह क्या है, तो डीमोस सबसे छोटा उपग्रह मंगल ग्रह का है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा उपग्रह, तो गैनीमीड है जो कि बृहस्पति ग्रह का है। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा ग्रह पूछ ले, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बताइए क्या है, तो आप लोग जानते हैं बुध ग्रह है। बुध ग्रह है सबसे छोटा ग्रह। अगर आपसे पूछे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताइए कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, अब इसका अगला प्रश्न है कि रेड डाटा बुक का संबंध। तो रेड डाटा बुक ये IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि IUCN के बारे में स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। IUCN के बारे में पूछे अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। ठीक, अब बात कर लेते हैं रेड डाटा बुक क्यों जारी किया जाता है। तो ये लुप्त जीव जंतुओं के विषय में जारी किया जाता है। जो हमारे विश्व में लुप्त जीव जंतु हो गए उसका रिपोर्ट होता है। ठीक, लुप्त जीव जंतुओं की वजह से जारी, लुप्त जीव जंतुओं के संबंध में जारी किया जाता है IUCN का जो रेड डाटा बुक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इसका रिवीजन करेंगे। रेड डाटा बुक का संबंध है, तो लुप्त जीव जंतुओं से इसका संबंध है, ये आप लोग बताएंगे। लुप्त जीव जंतुओं के संबंध में ये जारी किया जाता है। IUCN इसको जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। IUCN जारी करता है। स्थापना IUCN कब हुआ था? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे। अगला प्रश्न 9 नंबर का हमारा कह रहा है कि मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए, मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है।
थोरियम। कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। और थोरियम के बारे में बात करेंगे, ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है थोरियम? ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसा तत्व है? रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक, थोरियम। अब बात कर लेते हैं मोनोजाइट के बारे में। अब थोरियम के अयस्क के बारे में बात करेंगे तो थोरियम का अगर आपसे पूछे कि अयस्क क्या है तो इसका अयस्क है मोनोजाइट। क्या है? मोनोजाइट इसका अयस्क होता है। अब इसी के नाम पे मोनोजाइट बालू का नाम ही मोनोजाइट बालू पड़ा, ठीक, क्योंकि उसमें थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम का अयस्क पूछ ले क्या है तो मोनोजाइट। अयस्क किसे बोलते हैं? ओर, ठीक, वो मोनोजाइट होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि थोरियम के बारे में, थोरियम के बारे में यहाँ पे अगर आपसे पूछे सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो सर्वाधिक उत्पादन वो केरल वगैरह करेंगे। सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बात करें तो जो थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है आपका कौन सा? केरल है, ठीक, केरल है। अगर आपसे पूछे कि थोरियम का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, विश्व में सर्वाधिक थोरियम का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो भी आपका कौन सा हो जाएगा? भारत। भारत विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम का उत्पादन किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि थोरियम का उपयोग आखिर कहाँ पे किया जाता है थोरियम का, तो अभी बताया कि रेडियो एक्टिव तत्व तो ये परमाणु बम वगैरह बनाने में, परमाणु ऊर्जा में उपयोग किया जाता है। किसके में? परमाणु ऊर्जा में इसका उपयोग होता है, ठीक। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तब अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। कौन सा? थोरियम। और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। और थोरियम का अयस्क पूछे क्या है तो मोनोजाइट कहते हैं थोरियम के अयस्क को। अब इसीलिए मोनोजाइट बालू का नाम मोनोजाइट बालू पड़ा। अब बात कर लेते हैं थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है तो थोरियम का जो सर्वाधिक उत्पादन है केरल में होता है। कहाँ पे? केरल में। और विश्व में अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है तो भारत में। प्रयोग कहाँ पे होता है? परमाणु ऊर्जा में इसका प्रयोग होता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि जिब्राल्टर जलसंधि किसको जोड़ती है तो देखिए जिब्राल्टर जो जलसंधि है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर को से जोड़ने का काम करती है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ने का काम करती है? अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि किसके बीच में स्थित है, जो जिब्राल्टर जलसंधि किन दो देशों के बीच में स्थित है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है। मोरक्को एंड स्पेन के बीच में, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है, ठीक। इस तरह से मतलब जलसंधियों के बारे में पूछा जाता है। जैसे एक और जलसंधि के बारे में आप लोग नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि हारमुज जल संधि किन दो जलनिकाओं को जोड़ने का काम करती है तो हारमुज जल संधि के बारे में ध्यान रखेंगे। ये फारस की खाड़ी किससे जोड़ती है? ओमान की खाड़ी से। किससे जोड़ती है? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। अगर आपसे पूछे कि हारमुज जल संधि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ओमान और ईरान के बीच में। किसके बीच में? ओमान और ईरान के बीच में स्थित है, ठीक। इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए दो जल संधियों के बारे में हमने बताया। अगर आपसे पूछे इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि किन दो जलनिकाओं को जोड़ती है तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये मोरक्को और स्पेन के बीच में स्थित है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर महाद्वीप के बारे में पूछे तो ये क्या बोलते हैं, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है। हारमुज जल संधि पूछे तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है और ये ओमान और ईरान देश के बीच में स्थित है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। अगर आपसे पूछे किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने क्यों की थी तो ये कांग्रेस को छोड़ दिए थे। कांग्रेस की मतलब अध्यक्ष बने थे, तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये इसमें अध्यक्षता मतलब इसकी स्थापना करते हैं। कांग्रेस को छोड़ने के बाद, ठीक। ये भी एग्जाम में
पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जाएगा। जैसे अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कौन कौन से नारा दिया, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो नारा इन्होंने दिया था। दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा अगर आपसे पूछे किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगर आपसे पूछे सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास ने, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस के गुरु। कई बार हमने बताया इनके बारे में। तो अब देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगर आपसे पूछे कब की, तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनका नारा है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। और इनके गुरु का नाम सुभाष चंद्र बोस के क्या था? चित्तरंजन दास था। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, ये आप लोग नहीं भूलेंगे। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ महापुरुष और उनके उपनाम पूछे जाते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि ये उपनाम इनको किसने दिया था। तो हम लोग उन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि शहीद ए आजम, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपसे पूछे कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद ए आजम का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे भगत सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी किसे कहा जाता है, तो नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। किसे? सुभाष, अभी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे लौह पुरुष का किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लौह पुरुष के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि वहीं पे कि अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी या फिर मुस्लिम गांधी किसे कहा जाता है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, मतलब पहले पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट था जो हमने बताया। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। नेताजी किसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सांडर्स की हत्या किसने की थी, तो सांडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। किसे? भगत सिंह ने किया था सांडर्स की हत्या। और भगत सिंह को अभी हमने बताया इन्हें शहीद ए आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीद ए आजम। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहीं पे भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था, तो इन्होंने नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। कौन सा? इंकलाब। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अब अगर आपसे पूछे कि वहीं पे नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, जो कि नौजवान भारत सभा इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कि किसने की थी, तो भगत सिंह ने की थी। तो ये बातें कुछ थी जो आपके इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए। जैसे सांडर्स की हत्या किसने की थी, तो भगत सिंह ने किया था। सांडर्स को मारा था, जॉन सांडर्स को। और शहीद ए आजम की किसे कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। इन्होंने नारा किस चीज का दिया, तो जय हिंद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अब बात करते हैं नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था, तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भी भगत सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के पहले विद्रोही कौन थे,
तो 1857 की क्रांति के पहले विद्रोह मंगल पांडे थे। कौन थे? मंगल पांडे थे। अगर आपसे पूछे कि इन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले, अगर आपसे पूछे कि विद्रोह कहां पे यह हुआ, मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह कहां पे किया था, तो इन्होंने सबसे पहले विद्रोह जो है बैरकपुर छावनी में किया था, बैरकपुर छावनी में किया था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बैरकपुर छावनी में सबसे पहले विद्रोह किए थे। अगर आपसे पूछे कि इन्हें फांसी की सजा कब सुनाई गई, फांसी की सजा ये पूछा जाता है कि कब सुनाई गई, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी चढ़ाई गई थी। अब बात करते हैं मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था। मारो फिरंगी को अगर आपसे पूछे कि नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिए थे आपके मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी को नारा। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 1857 के क्रांति के पहले विद्रोही कौन थे, तो मंगल पांडे थे। और विद्रोह सबसे पहले कहां पे हुआ था, बैरकपुर छावनी में हुआ था। और फांसी की सजा इन्हें कब सुनाई गई, 8 अप्रैल 1857 को। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था, तो मारो फिरंगी को नारा वो मंगल पांडे ने दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस क्लास का फायदा उठा सके। और मिलते हैं अपने अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी तरह का और क्लास पाने के लिए हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।